नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो अगला आया क्लासिफिकेशन भाई एनिमल्स को हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स दिए गए थे, हमने 2-3 पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ओवरऑल कैरेक्टर्स। तो जो आप लोगों का पीछे वाला था आर्टिफिशियल, उसमें क्या था भाई, आप लोग बहुत कम कैरेक्टर लेके चल रहे थे, ठीक है, वहां पे आप फ्यू कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया। एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखा गया, मतलब ओवरऑल कैरेक्टर्स को देखा गया। ओवरऑल की बात करते हैं तो काफी सारी चीजें हम लोग अंडर कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कैरेक्टर या लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, अंडर कंसिडरेशन रखा गया इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, किस पे बेस्ड था, यानी क्राइटेरिया कुछ तो रखा होगा हम लोगों ने। तो क्राइटेरिया सुनो कि किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। तो पहला है नेचुरल एफिनिटीज, ठीक है। एफिनिटी का मतलब सिमिलैरिटीज है यहाँ पे। तो पहला जो क्राइटेरिया हमने देखा वो था नेचुरल एफिनिटी या सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर नेचुरल एफिनिटीज क्या हैं, क्या नेचुरल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी ग्रुपिंग या उनका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। दूसरे थे एक्सटर्नल फीचर्स, कंप्लीट मोर्फोलॉजी मतलब, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में आप लोगों ने क्या देखा, कंप्लीट मोर्फोलॉजी को स्टडी किया, ठीक है। मोर्फोलॉजी मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी। अगर हम किसी चीज को बाहर से देख के उसके बारे में कोई चीज बताते हैं तो वो मोर्फोलॉजी कहलाती है। जैसे हम प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ हमें दिखाई देते हैं, तो स्टडी क्या होगी, मोर्फोलॉजी। लेकिन प्लांट के टिश्यू और सेल्स की बात करूं तो मोर्फोलॉजी नहीं होगी, एनाटॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके सारे एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी की गई, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा, इंटरनल फीचर्स को भी अंडर कंसिडरेशन रखा गया, यानी अनाटॉमी को भी देखा गया। और अनाटॉमी को आप और क्या बोल सकते हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कि भाई उसकी सेल्स हैं, सेल में न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस को देखते हो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। फिर हम जैसे गोल्जी को देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सेल्स हैं। टिश्यू जैसे आप पेरेन्काइमा देख रहे हो, कोलेनकाइमा देख रहे हो, स्क्लेरेन्काइमा देख रहे हो, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने लिया अगला क्राइटेरिया, दैट वाज एम्ब्रियोलॉजी। देखो, लॉजी होती है स्टडी और एम्ब्रियो आप समझते हो, ठीक है। देखो, आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है भाई आप लोगों का, जाइगोट। और जाइगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज यानी डिवीजन। तो एक सेल का जाइगोट बहुत सारी सेल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को आप लोग एम्ब्रियो बोलते हो। तो नेक्स्ट जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए, एम्ब्रियोलॉजी। तो भाई एम्ब्रियो की स्टडी भी की। नेक्स्ट था फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री किसको बोलोगे, फाइटो का मतलब तो होता है आप लोगों के प्लांट्स, और केमिस्ट्री उनके अंदर के आपने मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो उनके जो भी चीजें उनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हमने यहाँ पे इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अंडर कंसिडरेशन रखा। तो आपने सारी चीजें तो देख ली, आपने मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर ली, एम्ब्रियोलॉजी को भी आपने इसमें अंडर कंसिडरेशन रख लिया, एनाटॉमी का भी कंसिडरेशन कर दिया, और मॉर्फोलॉजी का भी कर दिया, ठीक है। तो देखो, ये सारे थे इसके क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा होमोलॉजी एंड मोलिकुलर होमोलॉजी को भी यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन रखा। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए स्टार लगा इनको लिखा गया है। होमोलॉजी आप लोगों को पता है, जो होमोलॉजी, आपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में सुना होगा, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो होमोलॉजी भी वो होती है जो एक जैसे कैरेक्टर होंगे वो होमोलॉजी में आएंगे। तो मोलिकुलर होमोलॉजी मतलब वहां पे क्या मोलिक्यूल्स एक जैसे हैं, ठीक है। हमने दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिए, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हमने होमोलॉजी देखी, क्या दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, वो भी हमने यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन रखा। नेक्स्ट, इक्वल वेटेज गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स। यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स को बराबर वेटेज दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी प्रीफरेंस दिया गया भाई सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स, दिस सिस्टम प्लेस्ड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टुगेदर एंड अनरिलेटेड सेपरेटली, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, इसने पीछे वाले ने गड़बड़ की थी, क्लोजली रिलेटेड को तो दूर दूर रख दिया था, इसने क्लोजली रिलेटेड को तो साथ में रखा, और जो अनरिलेटेड स्पीसीज थी उनको अलग कर दिया, ठीक है। दिस सिस्टम शोज नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो सिस्टम था, इसमें नेचुरल रिलेशनशिप भी आई और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आई।
फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इवोल्यूशन आप लोग समझते हो, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें नए नए चेंजेस आते हैं और वो एक्यूमुलेट करते जाते हैं, तो धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म आगे चल के बिल्कुल नए ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाता है, इवोल्व कर जाता है। इवोल्यूशन आप सबने पढ़ा है 10th में कि जो मंकीज होते हैं उनसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है, तो मंकी और ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसी के अंदर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे चेंजेस आते गए और चेंजेस एक्यूमुलेट करते गए, जुड़ते गए, और नेक्स्ट जनरेशन में जब पास ऑन होते गए तब जाके हमारा ह्यूमन बीइंग डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया और नेचुरल रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया। अब देखो, फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, प्लांट्स का जो पहला नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो स्किम्बर ने दिया, ठीक है, स्किम्बर, और उसी की हेल्प की थी इकलर ने, ठीक है। तो स्किम्बर ने सबसे पहले दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एनिमल के केस में सबसे पहला नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है। तो एनिमल्स का पहला नेचुरल क्लासिफिकेशन लीनियस के द्वारा दिया गया, और स्किम्बर के द्वारा दिया गया प्लांट्स का पहला आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर देखो, लास्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे एंड में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है, या इनको आप सीड प्लांट्स बोलते हो, यहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में लास्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, ये किसने दिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लास्ट सिस्टम ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का दिया, जहां पे इसने कौन सी बुक के अंदर लिखा है इसको, जेनेरा प्लेंटेरम के अंदर, ठीक है, जो इनकी बुक थी जेनेरा प्लेंटेरम, उसके अंदर उन्होंने इसको मेंशन किया। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स को कितनी फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, 202, कि टोटल एंजियोस्पर्म्स की कितनी फैमिलीज होती हैं भाई, 202। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को 202 फैमिलीज के अंदर क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। किसने किया भाई, बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट है हमारा क्लैडिस्टिक, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, ये इसी को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को फाइलोजेनी बताया था, ठीक है, फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होती है वो फाइलोजेनेटिक होती है। तो अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की। देखो, अलग अलग अटेम्प्ट्स हुए क्लासिफिकेशन के, उसी के अकॉर्डिंग ये सिस्टम्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। अगला है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी का दूसरा नाम होता है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लैडिस्टिक आ जाए, फाइलोजेनेटिक आ जाए, बोथ आर सेम थिंग्स। अब ये किस पे बेस होगा, तो आप सबको पता है इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनी क्या होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, एक एनिमल की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, दैट इज इट्स फाइलोजेनी, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था लमार्क, आप सबने पढ़ा होगा 10th में लमार्क के बारे में भी, ठीक है। तो लमार्क जो था उसने फाइलोजेनी टर्म को कॉइन किया था या प्रपोज किया था, मतलब फाइलोजेनी टर्म किसने बनाई या दी, तो लमार्क ने दी, ठीक है। फिर था हमारा नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन, अब इसके बारे में तो हो ही नहीं सकता किसी ने ना सुना हो, चार्ल्स डार्विन जिसने आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन गेव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फाइलोजेनी इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उसने काफी अच्छा लिख के दिया फाइलोजेनी के बारे में, उसने इसको ब्रीफली डिस्कस किया, इसका डिटेल्ड अकाउंट लिखा उसमें। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज इंप्रूव्ड बाय, क्या है भाई ये, तख्ताजान एंड हुचिनसन, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट हैं तो नाम ऐसे ही मिलेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, इसका इंप्रूवमेंट कब किया गया, इसको इंप्रूव किसने किया, तो तख्ताजान और हुचिनसन या हचिनसन बोल दो, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंप्रूव किया फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। दे प्लेस्ड फैमिलीज एंड ऑर्डर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन असेंडिंग सीरीज या ऑर्डर। इन्होंने क्या किया भाई, जो फैमिली और ऑर्डर थे फ्लावरिंग प्लांट्स के, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म में फैमिली और ऑर्डर हमने पढ़े हैं, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, तो उसमें जो फैमिली और ऑर्डर्स आते हैं उनको एक असेंडिंग सीरीज में किसने लगाया, इस तख्ताजान और हचिनसन ने, ठीक है। दे डिड दिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, उन्होंने जो फ्लावर था उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, मतलब सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे बढ़ रही थी वो, ठीक है, उस सीरीज में उनको अरेंज कर दिया, किसने, तख्ताजान और हचिनसन ने, ठीक है। सिंपल था, बस आप लोग मेन मेन पॉइंट्स याद रख लेना
कि भाई फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ डील करता है, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। फाइलोजेनी टर्म किसने दी? लमार्क ने, ठीक है। डिटेल्ड अकाउंट किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। इस सिस्टम को इंप्रूव किसने किया? तो तख्ताजान और हुचिनसन ने, ठीक है, कर लोगे। फिर ड्रॉबैक देखो, इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। इन्होंने क्या बताया कि जो इवोल्यूशन है एंजियोस्पर्म का वो क्या है भाई? एक सिंगल सोर्स से होता है, और यही इसका मेजर ड्रॉबैक था, ठीक है। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली शो पैरेलल इवोल्यूशन। तो जो ऑर्डर और फैमिली होती है उनके बीच में पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, यानी वो साथ साथ इवोल्व हुए हैं, लेकिन इसने सिंगल दिखाया, ठीक है। इट्स मेजर सोर्स इज फॉसिल विच इज नेवर कंप्लीट। तो जो इसका मेजर, अब देखो इवोल्यूशनरी स्टडी आप कहां से करोगे? अब आप डायनासोर को आज के दिन तो पैदा कर नहीं सकते, डायनासोर तो खत्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो गए, तो आप उनके फॉसिल्स पे डिपेंडेंट रहोगे। तो फॉसिल्स के ऊपर डिपेंडेंट स्टडी थी फाइलोजेनी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये फॉसिल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि फॉसिल तो मिलते ही रहते हैं, नए नए फॉसिल्स मिल जाएंगे तो फिर ये हमारा फिर से आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, भाई ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, डायनेमिक है। आपको नए फॉसिल्स मिले तो फिर से आपकी ये सारी स्टडी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजमेंट्स आते रहते हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट जी हैं A.W. इकलर। अब ये पीछे नाम आया था इकलर का, वही इकलर हैं। इन्होंने भाई फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम वाज गिवन बाय इकलर। प्लांट्स जितने भी थे हमारी अर्थ के ऊपर, उन सबको पहली बार फाइलोजेनेटिकली क्लासिफाई किया इकलर ने, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, उनको फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे पहली बार क्लासिफाई किसने किया? इकलर। नाम पूरा A.W. इकलर, आप इकलर याद रखोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकलर वाज वेरी लिटिल फाइलोजेनेटिक। इसका जो क्लासिफिकेशन था इसमें फाइलोजेनी काफी कम थी, ठीक है। तो नेचुरल और फाइलोजेनेटिक के बीच का सा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी हद तक इसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंक्लूड कर दिया, तो इसको हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी डाल दिया, ठीक है। तो देखो प्लांट किंगडम यानी जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास अर्थ के ऊपर, सबको इसने दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, ठीक है। जितने प्लांट किंगडम थे, अब किंगडम को आप डिवाइड करोगे तो किस में डिवाइड करोगे? डिवीजन में। लेकिन यहाँ डिवीजन आगे आएंगे तो डिवीजन से थोड़ा सा ऊपर सब डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ इसने दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, ठीक है। क्रिप्टोगेमिया एंड फनेरोगेमिया, ठीक है। फर्स्ट इज क्रिप्टोगेमिया, सेकंड इज फनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में सारे के सारे सीडलेस प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स के अंदर सीड नहीं बनते उन सबको इसने कहां रखा? क्रिप्टोगेमिया में। और जो सीड बियरिंग थे, जिनके अंदर सीड बनते थे, उनको फनेरोगेमिया में, ठीक है। फिर इसके जो डिविजन्स थे, ठीक है, वो क्या क्या है भाई? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमिया को इसने किस किस में डिवाइड कर दिया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। और फनेरोगेमिया को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ये डिवीजन दिया था, ये क्लासिफिकेशन दिया था इकलर ने, ठीक है। इन दिस वे इकलर क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 डिविजन्स। तो जो इकलर था उसने इस तरीके से 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को 5 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया एंड अरेंज्ड देम इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। और इसने इनको ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन के अंडर रखा, ठीक है। कि जैसे थैलोफाइट मैंने सबसे पहले लिखा है, तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए अर्थ के ऊपर वो थैलोफाइट थे। फिर थैलोफाइट से इवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट से इवोल्व हुए टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से इवोल्यूशन हुआ जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म ने इवोल्व होके क्या बनाए? एंजियोस्पर्म्स। तो इसने इस तरीके से इनको अरेंज किया इवोल्यूशन के ऑर्डर में। देखो ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन था किसने दिया? तो ये दिया भाई इकलर ने, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है दैट इज ऑफ ओसवाल्ड टिप्पो। देखो साइंटिस्ट के नाम तो अजीब होंगे ही, ओसवाल्ड टिप्पो। तो अब टिप्पो ने भी फाइलोजेनेटिकली ही क्लासिफाई करना चाहा, तो ही प्रपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। उसने सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम का, ठीक है। बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया प्लांट किंगडम का? ठीक है, हु प्रपोज्ड बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम? ओसवाल्ड टिप्पो। पहली बार किसने दिया था? तो इकलर ने दिया था। सबसे बड़ा किसने दिया था?
ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन टिप्पो का। बेटा ये जो आप लोगों के मैं करवा रहा हूं ये जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आपके पास सबके पास एनसीईआरटी होगी, वहां पे अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, तो मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि आप अवेयर रहें चीजें थी क्या, ठीक है। इसीलिए इससे डरना मत कि तो बहुत हार्ड है सर हमसे याद नहीं होंगे, जो मेन टॉपिक है उस पर हम अभी आएंगे, जो आपके एनसीईआरटी में जहां से मेंशन्ड है, ठीक है। देखो दिस क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये जो क्लासिफिकेशन था ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का, इसने कंप्लीटली प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर बुक्स एंड स्टडी। तो सबसे ज्यादा हम जिस प्लांट की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं बुक्स में जो मेंशन्ड है वो ओसवाल्ड टिप्पो का है, ठीक है। तो देखो इसने किया क्या, इसने प्लांट किंगडम को पहले डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। भाई जिनके अंदर एम्ब्रियो बनेगा वो उनको किस में रखा है इसने, एम्ब्रियो फाइटा। भाई वो प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनेगा, फाइटा फॉर प्लांट्स, एम्ब्रियो फॉर एम्ब्रियो, तो जिन प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो फाइटा, जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा वो थैलोफाइटा, ठीक है। ऐसे डिवाइड किया इसने। फिर इसने एम्ब्रियो फाइटा को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ए ट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। अब समझो बेटा नाम से ट्रैकियोफाइटा यानी ट्रैकिया से आप समझना ट्रैकिड्स, प्लांट की बात कर रहे हैं ना, प्लांट में ट्रैकिया वर्ड है ट्रैकिड्स के लिए, तो ट्रैकिड एंड वेसल्स आपने पढ़े होंगे जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो आपके फूड और किसका वाटर का क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रैकियोफाइट के अंदर याद रखना ट्रैकिड्स प्रेजेंट, ट्रैकिड्स प्रेजेंट मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट मतलब वहां पे वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, और वहां पे वास्कुलर टिश्यू होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा फूड और वाटर मिनरल्स का, ठीक है। तो ट्रैकियोफाइटा आर द वास्कुलर प्लांट्स, समझ में आ गया होगा। जबकि ए ट्रैकियोफाइटा, ए बायोलॉजी में हमेशा अब्सेंट को इंडिकेट करता है, ए ट्रैकियोफाइटा ट्रैकिड वेसल अब्सेंट, जाइलम फ्लोएम अब्सेंट, जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, वास्कुलर टिश्यू नहीं, तो ट्रांसपोर्ट नहीं, तो नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो देखो थैलोफाइटा में मेनली आपकी क्या आती है, एल्गीज आती है, लेकिन इसने थैलोफाइटा के भी 10 डिवीजन बनाए, ठीक है। जो प्लांट किंगडम था उसमें जो थैलोफाइटा इसने बनाया टिप्पो ने, इसने उसके भी 10 डिवीजन बना दिए, और जो एम्ब्रियोफाइटा था उसके इसने 2 डिवीजन बनाए, ए ट्रैकियो ट्रैकियो। अब ए ट्रैकियोफाइटा में आते थे ओनली ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये था हम लोगों का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक टर्म आती है क्लेडोग्राम, क्लेडोग्राम बोलते हैं फैमिली ट्री को, ठीक है। क्लेडोग्राम क्या होता है, फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री आप सब जानते हो, छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, तो ट्री बनाते हैं, वहां स्टॉक में किसको रखते हैं, एंसेस्टर्स को, तो जो हमारे दादा दादी उनको हम रूट्स पे रखेंगे, और सबसे ऊपर किसको रखोगे आप, अपने आप को, खुद को, ठीक है। जो बच्चे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं फैमिली में उनको आप सबसे ऊपर रखोगे लीव्स में, तो इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाता है। तो क्लेडोग्राम या फैमिली ट्री क्या होता है, यहाँ पे फाइलोजेनेटिक के केस में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हो तो क्लेडोग्राम बनता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलोजेनेटिक ट्री। भाई फाइलोजेनी के बेसिस बना है तो फाइलोजेनेटिक ट्री बोल दो या फैमिली ट्री बोल दो, क्लेडोग्राम बोल दो, ठीक है, हो जाएगा। पढ़ रहे हैं भाई फनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फनेटिक क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम देखो, दूसरे जो नाम उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। फनेटिक क्लासिफिकेशन को न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोला, यानी यहां पे हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल यानी आंकड़े यानी डेटा, और आपके पास जब बहुत ज्यादा डेटा होगा, समझ लो आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करना चाह रहे हो और यहाँ पे आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स ले ली, सारे के सारे को अंडर कंसिडरेशन रख दिया, इतने सारे कैरेक्टर्स को आपको एक बार में डील कर पाना बहुत मुश्किल होगा। भाई यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर बढ़ गया, इतने नंबर को आप एक साथ डील नहीं कर सकते, मैन्युअली करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स को यूज किया गया, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किसके थ्रू कैरी आउट किया गया, कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर को आप लोग देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। आप जिसको भी ऑब्जर्व कर पाओगे उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया फोनेटिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब देखो इन दिस यानी कि फोनेटिक क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स। आपने एक कैरेक्टर लिया, एक कोड असाइन कर दिया, जैसे ABCD लगा लो, कोई अल्फा बीटा गामा हैश स्टार कुछ भी लगा लो, आपने एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कोड असाइन कर दिया, ठीक है।
तो इन दिस वे डेटा आर प्रिपेयर्ड। भाई आपने अलग अलग करेक्टर को अलग अलग कोड दे दिया और उन कोड्स के अकॉर्डिंग आपने अपना पूरा डेटा तैयार कर लिया एंड देन उस डेटा को प्रोसेस कर लिया, यानी कि आपने उसको एनालाइज करने को बोलते प्रोसेस करना, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। जो फोनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन